निश्चयी भारत की करोड़ करोड़ जनता के हृदय के हार हमारे मुकुटमणि नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। मोदी जी, आपका अभिनंदन है। लाखों लाख किसान गांव गांव में आज आपको सुनने आया है और तीनों किसान कानूनों के पक्ष में है। किसान भाइयों, बताइए मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? और जोर से अच्छा किया कि बुरा किया? किसान कानून लागू होने चाहिए कि नहीं? तो आइए मेरे साथ बोलिए, मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून जारी रखो। मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और अब मैं सीधे हमारे हृदय के हार प्रधानमंत्री जो दिन रात हमारी चिंता करते हैं, किसानों की आय दुगना करने का संकल्प जिन्होंने लिया है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और मध्य प्रदेश के गांव गांव में बैठे लाखों लाख किसानों को संबोधित करे। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नकतम आके पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मेहनती किसान भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कोने कोने से किसान साथी एकत्र हुए हैं। रायसेन में एक साथ इतने किसान आए हैं। डिजिटल तरीके से भी हजारों किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हुआ है और भारत ने बीते 5-6 वर्षों में जो ये आधुनिक व्यवस्था बनाई है, उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है और उसमें हमारे देश के युवा टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, आज यहां इस कार्यक्रम में भी कई किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सौंपे गए हैं। पहले किसान क्रेडिट कार्ड हर कोई किसान को नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है।
इसमें उन्हें दूसरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से भी मुक्ति मिली है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एक अनुमान है कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के फल, सब्जियां और अनाज हर साल इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। मैं देश के व्यापारी जगत को, उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में हमारे देश के उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने भी आगे आना चाहिए। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना, ये कितना उचित है? हो सकता है आपकी कमाई थोड़ी कम होगी, लेकिन देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के गांव का भला होगा। साथियों, भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में देश के किसानों की उन मांगों को भी पूरा किया गया है जिन पर बरसों से सिर्फ और सिर्फ मंथन चल रहा था। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है।
देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं, वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे, वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने
मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या? जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है, जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने? और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये घोषणा करते हैं, उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते। जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं, उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं है। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा, और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाभ किसे मिलता था?
इन लोगों के करीबियों को, नाते रिश्तेदारों को, अगर मेरे मीडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगालेंगे तो ये सब 8-10 साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तरह कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। यही उनका चरित्र रहा है। किसानों की राजनीति का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया। कुछ बड़े किसानों का कर्ज 10 साल में एक बार माफ हो गया, इनकी राजनीतिक रोटी सिक गई, काम पूरा हो गया, फिर गरीब किसान को कौन पूछता है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने और इन लोगों को देश अब भली भांति जान गया है, देश देख रहा है। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। इन लोगों ने 10 साल में एक बार कर्ज माफी करके लगभग 50,000 करोड़ रुपए देने की बात कही। 10 साल में एक बार 50,000 करोड़। हमारी सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है, उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर। कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कट कल्चर का नामो निशान नहीं। साथियों, अब मैं देश के किसानों को याद दिलाऊंगा यूरिया की। याद करिए, 7-8 साल पहले यूरिया का क्या होता था, क्या हाल था? रात रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था। क्या ये सच नहीं है? कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों को लाठीचार्ज की खबरें आमतौर पर आती रहती थी। यूरिया की जमकर के काला बाजारी होती थी कि नहीं होती थी? किसान की फसल खाद की किल्लत में बर्बाद हो जाती थी, लेकिन इन लोगों का दिल नहीं पसीजता था। क्या ये किसानों पर जुल्म नहीं था, अत्याचार नहीं था? आज मैं ये देखकर हैरान हूं कि जिन लोगों की वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई, वो आज राजनीति के नाम पर खेती करने निकल पड़े हैं। साथियों, क्या यूरिया की दिक्कत का पहले कोई समाधान नहीं था? अगर किसानों के दुख दर्द, उनकी तकलीफों के प्रति जरा भी संवेदना होती तो यूरिया की दिक्कत होती ही नहीं। हमने ऐसा क्या किया कि सारी परेशानी खत्म हो गई है? आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती, यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती। हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। हमने कालाबाजारी रोकी, सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी। हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए। इन लोगों के समय में सब्सिडी तो किसान के नाम पर चढ़ाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ कोई और लेता था। हमने भ्रष्टाचार की जुगलबंदी को भी बंद कर दिया। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। देश के बड़े बड़े खाद कारखाने जो तकनीक पुरानी होने के नाम पर
बंद कर दिए गए थे, उन्हें हम फिर से शुरू करवा रहे हैं। अगले कुछ साल में यूपी के गोरखपुर में, बिहार के बरौनी में, झारखंड के सिंदरी में, ओडिशा के तालचेर में, तेलंगाना के रामागुंडम में आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स शुरू हो जाएंगे। 50-60 हजार करोड़ रुपए सिर्फ इस काम के लिए खर्च किए जा रहे हैं। ये आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करेंगे, भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। दूसरे देशों से यूरिया मंगवाने पर भारत के जो हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उन्हें कम करेंगे। साथियों, इन खाद कारखानों को शुरू करने से इन लोगों को पहले कभी किसी ने नहीं रोका था, किसी ने मना नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था कि नई टेक्नोलॉजी मत लगाओ, लेकिन ये नीयत नहीं थी, नीति नहीं थी, किसानों के प्रति निष्ठा भी नहीं थी। किसान से झूठे वायदे करने वाले सत्ता में आते रहो, झूठे वादे करते रहो, मलाई खाते रहो, यही इन लोगों का काम रहा है। साथियों, अगर पुरानी सरकारों को चिंता होती तो देश में 100 के करीब बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट दशकों तक नहीं लटकते। बांध बनना शुरू हुआ तो 2500 साल तक बन ही रहा है। बांध बन गया तो नहरें नहीं बनी, नहरें बन गई तो नहरों को आपस में जोड़ा नहीं गया, और इसमें भी समय और पैसे दोनों की जमकर के बर्बादी की गई। अब हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन सिंचाई परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने में जुटी है, ताकि किसान के हर खेत में पानी पहुंचाने की हमारी इच्छा पूरी हो जाए। साथियों, किसानों की इनपुट कॉस्ट कम हो, लागत कम हो, खेती पर होने वाली लागत कम हो, इसके लिए भी सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं। किसानों को सोलर पंप बहुत ही कम कीमत पर देने के लिए देश भर में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हम अपने अन्नदाता को ऊर्जा दाता भी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार अनाज पैदा करने वाले किसानों के साथ ही मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मछली पालन को भी उतना ही बढ़ावा दे रही है। पहले की सरकार के समय देश में शहद का उत्पादन करीब 76,000 मैट्रिक टन, 76,000 मैट्रिक टन होता था। अब देश में 1,20,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा शहद, हनी का उत्पादन हो रहा है। 1,76,000। देश का किसान जितना शहद, मधु पहले की सरकार के समय निर्यात करता था, आज उससे 2 गुना शहद निर्यात कर रहा है। साथियों, एक्सपर्ट कहते हैं कि एग्रीकल्चर में मछली पालन वो सेक्टर है जिसमें कम लागत में सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है। कुछ समय पहले ही
20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। इन्हीं प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में मछली उत्पादन के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अब देश अगले 3-4 साल में मछली निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए, और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है। अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाऊं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए ताकि आप हमारी सरकार की नीयत को परख सकें, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकें, हमारे नेक इरादों को समझ सकें। और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है।
पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए, कहां 3.25 लाख और कहां 56 लाख। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदने के बदले में 3,74,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करने किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। साथियों, राजनीति के लिए किसानों का उपयोग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या बर्ताव किया, इसका एक और उदाहरण है दलहन की खेती। 2014 के समय को याद कीजिए, किस प्रकार देश में दालों का संकट था। देश में मचे हाहाकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी। हर रसोई का खर्च दाल की बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ रहा था। जिस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा दाल की खपत है, उस देश में दाल पैदा करने वाले किसानों को तबाह करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं रखी थी। किसान परेशान था और वो मौज ले रहे थे। जो दूसरे देशों से दाल मंगवाने के काम में उनको मजा आता था। ये बात मैं मानता हूं कि कभी 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 90 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया 600 रुपया 700 रुपया 800 रुपया 900 रुपया 1000 रुपया 1100 रुपया 1200 रुपया 1300 रुपया 1400 रुपया 1500 रुपया 1600 रुपया 1700 रुपया 1800 रुपया 1900 रुपया 2000 रुपया 2100 रुपया 2200 रुपया 2300 रुपया 2400 रुपया 2500 रुपया 2600 रुपया 2700 रुपया 2800 रुपया 2900 रुपया 3000 रुपया 4000 रुपया 5000 रुपया 6000 रुपया 7000 रुपया 8000 रुपया 9000 रुपया 100 रुपया 12000 रुपया 3000 रुपया 4000 रुपया 5000 रुपया 6000 रुपया 7000 रुपया 8000 रुपया 9000 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया 600 रुपया 700 रुपया 800 रुपया 900 रुपया 1000 रुपया 1100 रुपया 1200 रुपया 1300 रुपया 1400 रुपया 1500 रुपया 1600 रुपया 1700 रुपया 1800 रुपया 1900 रुपया 2000 रुप
कभी कभार प्राकृतिक आपदा आ जाए, अचानक कोई संकट आ जाए, तो विदेश से दाल मंगवाई जा सकती है। देश के नागरिकों को भूखा नहीं रखा सकता। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों हो? साथियों, ये लोग दाल पर ज्यादा एमएसपी भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे। हालत ये थी कि 2014 से पहले के 5 साल, उनके 5 साल, उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी। 1.5 लाख मैट्रिक टन, ये आंकड़ा याद रखिए भाइयों बहनों, सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल खरीदी। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए। हमने किसानों को भी दाल की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुलना में 112 लाख मैट्रिक टन, मैं दोबारा बोलता हूं, 112 लाख मैट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी। सोचिए, 1.5 लाख उनके जमाने में, वहां से हम सीधे ले गए 112 लाख मैट्रिक टन। उन लोगों ने अपने 5 सालों में दाल किसानों को, दाल पैदा करने वाले किसानों को कितना रुपया दिया? 650 करोड़ रुपए। हमारी सरकार ने क्या किया? हमने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए दाल पैदा करने वाले किसानों को दिया। कहां 600 करोड़, कहां 50,000 करोड़। आज दाल के किसान को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, दाल की कीमतें भी कम हुई हैं, जिससे गरीब को सीधा फायदा हुआ है। जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है, एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। अगर देश में किसी को साबुन बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो। अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो। लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में एक जगह पर धान पैदा करने वाले किसानों ने मिलकर एक चावल कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे उनकी आमदनी 20% बढ़ी है। एक और जगह पर आलू के 1000 किसानों ने मिलकर एक कंपनी से समझौता किया है।
इस कंपनी ने उन्हें लागत में 35% ज्यादा की गारंटी दी है। एक और जगह की खबर में पढ़ रहा था, जहां एक किसान ने खेत में लगी मिर्च और केला सीधे बाजार में बेचा तो उसे पहले से 2 गुनी कीमत मिली। आप मुझे बताइए, देश के प्रत्येक किसान को ये लाभ, ये हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और मैं फिर दोहराता हूं, नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? बिना सैर पैर बस झूठ फैलाओ, बार बार बोलो। साथियों, नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है, फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? जी नहीं। हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। एक दो नहीं, बल्कि अनेक राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रीमेंट होते रहे हैं। अभी किसी ने मुझे एक अखबार की रिपोर्ट भेजी, 8 मार्च 2019 की। उसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है, इसका स्वागत कर रही है। पंजाब के मेरे किसान भाई बहनों की खेती में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। साथियों, देश में फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे, उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिस्क था। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए हैं। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। जो किसान को उसने वादा किया होगा, वो स्पॉन्सर करने वाले को, वो भागीदार को उसे पूरा करना ही होगा। अगर नए किसान कानून लागू होने के बाद कितने ही उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां किसानों ने अपने इलाके में एसडीएम से शिकायत की और शिकायत के कुछ ही दिन के भीतर किसानों को अपना बकाया मिल गया। साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। नए कानूनों के अनुसार अगर अचानक, यानी जो एग्रीमेंट तय हुआ है, लेकिन जो स्पॉन्सरर है, जो भागीदार है, जो पूंजी लगा रहा है, और अचानक मुनाफा बढ़ गया,
और किसान के कॉन्ट्रैक्ट में तो कम पैसा है लेकिन मुनाफा बढ़ गया, तो इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो बढ़ा हुआ मुनाफा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। साथियों, एग्रीमेंट करना है या नहीं करना है ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये किसान की मर्जी पर है भाई। किसान चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन कोई किसान के साथ बेईमानी न कर दे, किसान के भोलेपन का फायदा उठा न ले, इसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। नए कानून में जो सख्ती दिखाई गई है वो स्पॉन्सर करने वाले के लिए है, किसान के लिए नहीं है। स्पॉन्सर करने वाले को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है। अगर वो एग्रीमेंट खत्म करेगा तो उसे भारी जुर्माना किसान को देना होगा। लेकिन अब वही एग्रीमेंट किसान समाप्त करना चाहे तो किसी भी समय बिना जुर्माने के वो किसान अपना फैसला ले सकता है। राज्य सरकारों को मेरा सुझाव है कि आसान भाषा में, आसान तरीके से समझ में आने वाली फार्मिंग एग्रीमेंट उसका एक खाका बना करके किसानों को दे के रखना चाहिए ताकि कोई किसान से चीटिंग न कर सके। साथियों, मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए। जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, आज मैंने कई बातों पर विस्तार से बात की है। कई विषयों पर सच्चाई देश के सामने रखी है। अभी 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर देश भर के किसानों के साथ विस्तार से बात करने वाला हूं। उस दिन पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त करोड़ों किसानों के बैंक खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। भारत का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेरे देश का किसान चल पड़ा है। नए संकल्पों के साथ नए रास्तों पर हम चलेंगे भी और यह देश सफल होगा, ये देश का किसान भी सफल होगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करते हुए आज मध्य प्रदेश के लाखों लाखों किसानों के साथ मुझे अपनी बातें बताने का मौका मिला, इसके लिए सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
That was the Prime Minister there in a big outreach to the farmers and categorically speaking about the various points that have been raised by the farmers, the points of contentions, the points of issues that the farmers have brought up, and an extremely scathing attack into the opposition about saying that they are the ones who have been spreading lies and misinformation and playing politics over farmers. Let me in fact go across to our managing editor Vinay Tiwari, who's joining us on the phone line at the moment. Vinay, this is perhaps, one of the biggest outreaches by the Prime Minister that we've seen yet, and, a really scathing attack on the opposition as well. Yes, and I think all through the last 4 weeks or so since the farmers' agitation began, the Prime Minister has spoken several times around the subject, but I think today was probably the most strongest and the most decisive comments that he has made. I mean, he has pretty much answered some of the questions that are being raised step by step on the way he looks at these bills. He's once again and very vehemently defended the MSP. He's gone to the extent of saying that the laws have been enforced already for 6 months, but there has been not a single change on the ground in terms of either the implementation of the MSP or even the existence of the continuation of the mandis. He has also gone on to bat for the laws simply on the grounds of giving the farmers the ability to sell their produce anywhere, something that was the view of a large number of people, including experts, who recommended that the government should not be controlling the decision on where a farmer can sell his or her produce. So I think the fact that he's chosen to say very strongly and almost go step by step to call what is being said by the opposition as lies tells you the kind of importance the government is attaching to it, and also the absolutely unwavering stand that they have now taken on these issues. I think what is very clear is that the government is absolutely unwaveringly still clear on backing the laws and absolutely insisting that there is nothing wrong with them. Yes, absolutely, Vinay. That was going to be my second question. It's very clear from after this speech of the Prime Minister, there's no question even, not even going to come up for discussion, any sort of a repeal of these laws at the moment. The only thing, perhaps, the changes that in some of the clauses that we might see. So now it's going to be, quite interesting to see how this really progresses, because this is a deadlock, obviously, because the farmers don't want anything else other than repealing. Look, I mean, today itself there has been a letter that has been sent by some economists to the Agriculture Ministry, where they have actually batted against the law. Unfortunately, like much of the other issues that get discussed in India, discussion tends to move towards ideology, because a lot of the people are now saying that the letter has been written by economists who are left-leaning. But the fact remains that in economics, you've always had an ideological basis for judging an event. I mean, the whole, battle between the Adam Smith model of economics and Keynes model of economics is as old as economics itself. So this is not something new for economics. Economists have taken positions that can be diametrically opposite, whether it was pro-left or pro-right. But the fact remains that you now have economists on both sides who have a completely different understanding and interpretation of what the law is. I mean, while there are some economists who believe that this is detrimental, there are equal number of those who actually believe that it is actually going to benefit the farmer as well, because they believe in a free market system and they believe the Indian farmer is ready to actually use the free market system. I think the trouble is that the communication itself is possibly not happening directly, or there is a lack of trust between the farmers and the government, which is not getting bridged. And I think that's what something the Supreme Court alluded to as well yesterday when the hearing was on. Yes, absolutely, Vinay. And that is going to be now key to watch out for in terms of how the farmers react to what the Prime Minister has said. Because earlier on, before his speech, farmers did say that why is the Prime Minister talking to farmers in Madhya Pradesh and not to us? But obviously, this was something and specifically targeted at all the protesting farmers especially. Yes, and I think, look, I mean, you can legitimately complain about why the Prime Minister is not talking to the farmers who are protesting. But I don't think you can protest and complain about the Prime Minister choosing to speak to another group of farmers from another state, which is as much a part of India as any other. I mean, that's a prerogative that is part of politics, and I guess every party would do the same if they were in power. I think the larger question is that there is, in a lot of issues, especially issues that become contentious and where battlegrounds get drawn, perceptions play a huge part. And I suspect that from most of the comments that you've heard from the farmers' leaders, there is a perception that the government is not being, honest about what they're saying or the promises that they're suggesting, which are not categorical enough. And this breakdown is trust is where the solution will lie. I think it's that way in many ways, probably good that the Supreme Court has now intervened,
They hinted to some extent yesterday when they asked the government if they will be open to the idea of putting the laws on hold. I think the response was very categorical in the sense of saying, it. I think after hearing what the Prime Minister said today, I don't see any reason or any way in which the government is going to actually agree or even accept a recommendation of putting the clause on hold. They want to go ahead with it. They are actually very clearly spelling out the 6 months timeline and using this example to suggest that nothing is on the ground and the government is still completely backing the MSP regime as well as the existence of the mandis that the farmers currently enjoy. Absolutely, Vinay. Thank you so much for getting us all of that perspective here. Let's also get in some more reactions to what the Prime Minister has said. Shiv Kumar Kakka, Farmer Leaders, is joining us on the phone line as well. Thank you so much for joining us. Your first reaction to the Prime Minister's speech. Hello. हाँ जी, आपका क्या रिस्पॉन्स है जो अभी प्रधानमंत्री से हमने सुना, जो उन्होंने कहा फार्म लॉस के बारे में, उस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कोई नया नहीं कह रहे हैं वो। 22 तारीख को जब ये पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो हमने पार्लियामेंट जंतर मंतर पे जब गिरफ्तारी दी थी, उसके 2 घंटे बाद पीएम ने ट्वीट किया था कि एमएसपी बनी रहेगी। ठीक है, वही आप आज भी कह रहे हैं, 6 महीने बाद ही वही कह रहे हैं, पर बनी कैसे रहेगी, उसके लिए क्या प्रावधान है कानून में, कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? 3 ऑर्डिनेंस लाके आपने सीमाएं बांध दी, पर एमएसपी बनी रहेगी। आपने 50 पेज 3 अध्यादेश में लिख दिए, उसमें एक लाइन आपको ये जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है कि एमएसपी बनी रहेगी? केवल मुंह से कहने से काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, आप उसको हकीकत में लाइए, देश के किसानों को विश्वास में लीजिए। आज संकट विश्वास का है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि पूर्व में जो घोषणाएं हुई हैं वो आज तक एक भी अमल में नहीं आ पाई है। और इतना बड़ा असत्य देश के किसानों के सामने परोस रहे हैं तमाम नेता बीजेपी के और प्रधानमंत्री सहित कि हमने C2+50 दे दिया है। अरे दे दिया है तो ये कितना बड़ा झूठ है, इसको भी हमको सफाई देने में कितना समय लगेगा? भाई आप टेबल पर बैठिए, बताइए कैसे दिया है आपने, परंतु आपको गारंटी देने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो आप इस पर तो मैं प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे। जो लगातार कहते आए हैं 5-6 महीने से, वही बीजेपी कह रही है, वही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो इसलिए कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना चाहिए, इस दिशा में ठोस आदेश जारी करना चाहिए। धरना हमारा चल रहा है, चलता रहेगा, और जब तक हमें कोई लिखित आदेश, हम बहुत बार ले चुके हैं, हमको 50 वर्ष हो गए किसान की सेवा करते हुए, 20 बार लिखित और 50 बार मौखिक आदेशों का कोई अर्थ होता ही नहीं है। इसलिए हमारा ये है कि आप उसको कानून बनाइए, एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनेगा। एमएसपी भी कोई खास बड़ी चीज नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एकदम मिनिमम, इसमें हमारे किसानों की सांसें चलती रहें, और वही भी आप नहीं देना चाहते हैं तो फिर क्या देना चाहते हैं? ये हमारी बात है। ओके, शिव कुमार काका हमारे साथ बने रहिए लाइन पे। आई एम ऑल्सो बीइंग जॉइन्ड बाय माजिद मेमन ऑफ द एनसीपी एज वेल। माजिद मेमन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। योर फर्स्ट रिएक्शन टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग. He has spoken about each of the issues that have been raised in the past with respect to the farm laws and also talked about how these laws are going to benefit farmers. See, the Honorable Prime Minister is aware that the agitation is that of farmer community of the country. Opposition, to make allegations that opposition is instigating or opposition is misleading, I think it's a misplaced idea. There is no reason for opposition to mislead farmers, and the farmers are not going to be misled by either you or by opposition. Therefore, farmers are well represented. There are experts who are also there in their agitational team. And there are many people who can understand the niceties of the new laws and the adverse impact that the farmers are going to suffer. Now, you have to, as the Prime Minister of this country, the duty is cast on you to convince the farmers and then ensure that they withdraw their agitation. But then, instead of doing that, you want to shift the blame onto opposition and say that opposition is misleading. Why the opposition should be misleading the farmers? Opposition is making it very clear to the Honorable Prime Minister that it is between you and the farmers. You convince them and farmers withdraw their agitation and then the things normal. But if they are not being convinced by what you are suggesting, then you can't blame the opposition for that.
Right. Majid Memon, also I want to point out the fact here that Prime Minister Modi spoke about, or he made a reference to Mr. Pawar's support of these laws back in 2010. That was a comment that came in from the Prime Minister and he referred to it during his speech. No, see, Sharad Pawar, let me tell you, not because he is my leader, I am telling you the whole country knows that probably Sharad Pawar is an exceptional leader who knows the very pulse of the farmers. He knows in depth what are the problems because he's a farmer himself and he has held 10 years successfully the agricultural ministry from 2004 to 2014. And basically he's a farmer and he knows the in and out of the farming occupation, farming communities problems. So I think if Prime Minister could have asked Sharad Pawar to discuss with him and find out some viability, which unfortunately he has chosen not to do. So where is the question of blaming opposition now? Okay. All right. Majid Memon, thank you for joining us. I also want to go across to Yogendra Yadav, who's joining us as well on the phone line. Yogendra Yadav, thank you for speaking to us. Your first reaction to what the Prime Minister has said, because very clearly from his speech, if there is one thing that is clear, is that repeal of the laws seems to be nowhere on the cards or, even being thought about at the moment. At the most, the government is looking to make those tweaks and changes as it had proposed earlier. What is now going to be the way forward? I'm disappointed. I must confess that I did not hear the entire speech, but from the highlights that are coming in the media, this is the standard old stuff that the government has been peddling now for 6 months. These are exactly the same lies that the agriculture minister has penned down in his letter yesterday. So it's the same propaganda machine at work, repetition of the same old things. Government wants to decide not only what it has to say, they also want to decide what are the questions that they need to answer. So they frame the question, they answer it to their own satisfaction. If you call it a dialogue, well, that's a strange kind of a dialogue. The problem is that there is not even an elementary recognition so far of the genuine apprehension and anxieties that farmers have. The Prime Minister doesn't seem to have addressed any of them and has repeated the old questions and the old answers. This looks like almost a standard mug book that everyone is. So probably BJP has a 2-pager that is given to everyone, including the Prime Minister. Everyone comes and says the same old things. Today, when the Narendra Tomar's letter pens it down and says practically all the things that Prime Minister has spoken, I picked up 20 lies in that 1 8-page letter. So that's the state of affairs right now. Right. Yogendra Yadav, this, like you pointed out, that this is something that in various forms, in various ways over the last few weeks, we've heard coming in from the Prime Minister, from other people, other ministers in the centre as well. But the question now really is, what is going to be the next step? Because, I just heard the entire speech, so I can tell you that it's very clear here that there is no question the government is in absolutely no mood to repeal the laws or even considering that. So my question to you is, what is going to be the way forward? Because we've heard you say in the past as well that the protests are going to continue until the repeal happens. But given this stand of the government, what would be the next step? Well, this would only strengthen the resolve of the farmers even further. If the government is so brazen, if the government does not even want to listen to the farmers, well, farmers are saying in a peaceful, democratic way, we are here to stay. We have patience. You may not have patience. We can tough it out in the winter of Delhi and let the government take its own sweet time to listen to us. This is very, very unfortunate. But really, I would simply say this is completely undemocratic for a government. There are lakhs of farmers standing on the outskirts of the national capital. And for the Prime Minister not to even address their anxieties, not to even recognize that they may have legitimate anxieties, and to keep treating them as kids who do not know what is in their interest, that is
a colonial mindset, to my mind. Right. Well, Yogendra Yadav, he did, Prime Minister, in fact, did list out, point by point the issues that have been raised from the MSP, from the fears of the fears over the mandis. Each point he has, and if you perhaps, just take a look at what he said, I would like your reaction on that when you do have the time. But he's spoken about each of these points raised by the issues that have been raised and responded to each of them. I know, I saw that in the media highlights, but the trouble is that in each case, they frame the question to their convenience. The Prime Minister says MSP is here to stay, it's not going away. Well, the declaration of MSP on paper may be here to stay. That may continue for another 100 years. That is not what we are questioning. What we are questioning is whether government procurement on MSP will continue and will actually expand. What would be the real meaning of MSP? The government of India issuing a notification every 6 months means nothing. Whether it is backed by a legal guarantee is what matters. And the Prime Minister, who had himself recommended the same in 2011, that there should be a legal guarantee to price assurance, today does not want to talk about it. So unfortunately, he addresses convenient questions, not the real ones. Okay. All right, Yogendra Yadav, thank you so much for joining us with that perspective. Let's get in some more reactions as well. Arvind Sawant of the Shiv Sena is joining me on the phone line as well. Arvind Sawant, what is your reaction to what the Prime Minister has said? He has spoken about lies that are being spread and the misinformation that is being, given out to farmers. The truth must prevail. I respect the Honorable Prime Minister's statement, but then why don't you say that? Whether that MSP word will be incorporated in the law. When the bill was introduced, I iterated it number of times. When you talk about the MSP, you talk about the mandis, APMCs, why not incorporate it in the law? You are saying it in the public. I feel very sorry state of affairs are going on. Farmers are agitating for days together, 15, 20 days have passed. And the Prime Minister doesn't have the time to even look after their issues. Why he doesn't intervene instead of addressing in public and saying that MSP will continue? Why not? If it is to be continued, why not say that no agreement will be made less than the price of the MSP? The government machineries which were procuring the fruit grain from the farmers' produce will continue at the MSP. You are not saying it on the law. Arvind Sawant, these laws, Arvind Sawant, just to your point. They will be at freedom to sell it. Anyway, it's okay. But then, what about that? I have on the Parliament, I have given a number of examples how the farmers will be deceived later on. Initially, everything looks very, rosy. It don't raise the rosy picture. Arvind Sawant, just to your point, the Prime Minister also spoke about the fact that for the last 6 months, these laws have been in place and the existing systems that are there haven't changed. They are still continuing, whether it's the MSP, whether it's the mandis. No, it's not that. It's not that. Let it be very open on the subject. They are continuously working is okay. Law is not imposed up till now. The day it is imposed, why some what you can say, industrialist has purchased land in Haryana or Punjab? Just let them answer why he has purchased thousands of acres of land. For what? What is the idea? People get, people are observing it, what is happening in the field. See, what has happened in the telecom? You tell me what has happened in the telecom. What you are experiencing now in telecom. You were getting free call, voice call. Are they free today? Tell me, are they free today? The day others have been killed or strangulated, one company will rule. We are leading towards a monopoly. This is not fair. All right. That is why the farmers are agitating. I feel the Honorable Prime Minister must intervene right now. It is high time to intervene. Call them, talk to them, and they will definitely respect the Honorable Prime Minister's statements. All right, Arvind Sawant, thank you so much for joining us with all of that perspective. Let's, in fact, cut across to some reactions coming in at this point. ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਮਖਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਵਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਬੱਚਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜੀ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ SYL ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। All right, those are some reactions that are coming in, but we're going to continue after this very short break.